हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षक के आवर्तन, और हमने उसमें जो चीजें पढ़ी उसमें एक टॉपिक आया था आपके सामने कि यदि किसी कंपनी को अंकेक्षण समिति का गठन करना अनिवार्य है तो अंकेक्षक के नाम का सुझाव कौन देगा? अंकेक्षण समिति किसको देगी नाम का सुझाव? यहां तक क्लियर है? तो जब आपने पढ़ा तो एक शब्द आ गया आपके सामने, अंकेक्षण समिति। तो आज अपन इसको पढ़ते हैं कि साहब ये है क्या चीज, ऑडिट कमेटी क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये कोई ऑडिटर की कमेटी नहीं है। ये किसकी कमेटी है? कंपनी के संचालक मंडल की। तो ये किसकी समिति है? कंपनी के संचालक मंडल की एक समिति है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन्हीं में से हम कुछ डायरेक्टर को सेलेक्ट करके एक कमेटी बना देते हैं जिसका नाम क्या रख दिया हमने? ऑडिट कमेटी। ये एक बात समझ में आ गई। अब इस कमेटी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? अगर ये कमेटी बनानी है तो आपके इस कमेटी में न्यूनतम मिनिमम 3 संचालक होने क्या है? अनिवार्य है। न्यूनतम 3 संचालक क्या है? अनिवार्य है। यानी कि ये कमेटी 3 से कम डायरेक्टर की बनेगी ही नहीं। कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी स्टार्ट होगी आज अपनी, तो वहां बताऊंगा कि जो डायरेक्टर होते हैं ना ये भी कई टाइप के होते हैं। जैसे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो इनका अलग अलग अर्थ है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? जो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट भी संभाल रहा है और साथ ही साथ क्या है? डायरेक्टर भी है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। जिसे आप शॉर्टकट में कहते हो एमडी, कि साहब एमडी साहब है, क्योंकि पूरी कंपनी का मैनेजमेंट वो संभाल रहे हैं और ऊपर से डायरेक्टर हो रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हिंदी में बोलते हैं अपन उसको कार्यकारी संचालक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है बताओ? जो पूरे दिन कंपनी का कामकाज देखता है। तो ये फुल टाइम होता है, समझो। ये डायरेक्टर कैसा है? फुल टाइम, पूरा समय अपना किस में दे रहा है? कंपनी में। तो कंपनी के कामकाज संभालता है, उसको क्या कहते हैं अपन? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में ही देख सकते हो आप कि मनीष सर जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो सर फिर आप क्या हो? मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब मैं पूरे टाइम नहीं रहता यहाँ, मैं तो आपकी क्लास लेके फुर, और सर कभी जरूरत पड़ गई तो कॉल करके बुला लेंगे, मीटिंग कर लेंगे। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो सिर्फ मीटिंग्स में आते हैं, और मीटिंग में कोई निर्णय लेने होते हैं तब उनको बुलाया जाता है बस। तो ऐसे डायरेक्टर क्या कहलाते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव, गैर कार्यकारी। अब कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होना चाहिए जिसका कंपनी में कोई कनेक्शन नहीं हो। यानी कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए? वो इंडिपेंडेंट। जैसे मैं सर्जन इंस्टीट्यूट में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सर्जन इंस्टीट्यूट में कोई लेना देना नहीं है। मैंने ना कोई पैसे लगा रखे, ना मेरा कोई हित जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर सर आप आते क्यों हो? मीटिंग्स वीटिंग्स में आ जाते हैं, उसका रेमुनेरेशन ले लेते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर को क्या कहते हैं अपन? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये हमेशा कैसे संचालक होते हैं? स्वतंत्र। तो ये मैंने आपको सारी बातें क्यों समझाई? क्योंकि मैंने यहां पर लिखा कि इस कमेटी में न्यूनतम कितने संचालक होने चाहिए? इन 3 में भी बहुमत जो होगा, जो मेजोरिटी होगी, वो किसकी होगी? स्वतंत्र संचालक की, जिसका कंपनी में संचालक के अलावा और कोई हित नहीं है। तो वो डायरेक्टर कैसे कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो बताओ, अगर किसी कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं तो 4 कम से कम कौन से होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर 6 कंपनी की उन्होंने क्या बनाई है, मतलब 6 डायरेक्टर की क्या बनाई है? ऑडिट कमेटी। सर 6 हो सकते हैं क्या? आप तो बोल रहे हो 3 मैंने क्या कहा? न्यूनतम। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। ये बात समझ में आ गई?
तो बताओ ऑडिट कमेटी क्या है? क्या ऑडिटर की कमेटी है? नहीं। किसकी कमेटी है ये? संचालक मंडल की कमेटी है। तो इसमें कितने संचालक होने चाहिए? 3। उनमें एक बहुमत किसका होगा? स्वतंत्र संचालक का। तो सर ये कमेटी है क्या चीज, मतलब क्यों बनाई है ये? तो इसका जो मुख्य कार्य है, कार्य तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको केवल कौन सा बता रहा हूं, मेन फंक्शन। जो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है? अंकेक्षक की नियुक्ति करना, अंकेक्षक की नियुक्ति करना, पुनर्नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना, पारिश्रमिक निर्धारित करना, या आप अंकेक्षक को नियुक्त कर रहे हो, पुनर्नियुक्त कर रहे हो, उनका रेमोनेशन डिसाइड कर रहे हो, इवन ऑडिट संपन्न करवाना, अंकेक्षण कार्य को संपन्न करवाना, ये सारे काम कौन की देखरेख में होंगे? ऑडिट कमेटी। तो अब मैं आपको वन वर्ड में एक फॉर्मूला दे देता हूं कि अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऑप्शन में संचालक मंडल भी आ जाए और साथ में क्या आ जाए? अंकेक्षण समिति भी, तो आपको आंसर हमेशा किस पे टिक करना है? अंकेक्षण समिति। क्योंकि जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑडिट कमेटी भी है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी फिर? समझ में आ रहा है? लेकिन ये सभी कंपनी को बनानी जरूरी नहीं है। तो जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे काम कौन करेगा? और जरूरी है तो फिर वो संचालक मंडल का काम कौन करने लग गए? ऑडिट कमेटी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको ऑडिट कमेटी का एक इंट्रोडक्शन दिया कि साहब ऑडिट कमेटी क्या होती है। अब हमारा मैटर आता है कि सर ऑडिटर का क्या रोल है इस कमेटी में? तो ऑडिटर का क्या रोल है बताओ? क्या ये कमेटी ऑडिटर की कमेटी है? नहीं है। तो ऑडिटर का कोई रोल नहीं है। पर ऑडिटर की नियुक्ति कौन करवाएगी? ये कमेटी करवाएगी। पुनर्नियुक्ति कौन करवाएगी? ये पुनर्नियुक्ति करवाएगी, करेगी नहीं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है और ऑप्शन में आ जाए संचालक मंडल अंकेक्षण समिति, आंसर क्या दोगे? संचालक मंडल ही। ये नियुक्ति नहीं करते, नियुक्ति करवाते हैं। ये तो सुझाव देंगे। सुझाव किसको देंगे? संचालक मंडल को। फिर नियुक्ति या तो संचालक मंडल करेंगे या सदस्य, जैसा भी मामला हो। यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? तो सर फिर अंकेक्षक का तो कोई रोल ही नहीं हुआ यहाँ पे, बिल्कुल कोई रोल नहीं है। पर अंकेक्षक को एक पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है? कि अंकेक्षक अंकेक्षण समिति की सभा में, अंकेक्षक अंकेक्षण समिति की सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखता है, होने का अधिकार रखता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों। ऑडिटर का पावर इतना है कि जब भी इनकी मीटिंग होगी किसको बुलाया जाएगा? ऑडिटर को भी बुलाया जाएगा और उसको अटेंड होने का क्या है? अधिकार है। समझ में आ गया क्या? अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। अंकेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सभा में उपस्थित होने का अधिकार है? अंकेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सभा में उपस्थित होने का अधिकार है? ऑप्शन ए बोर्ड सभा में, ऑप्शन बी अंकेक्षण समिति की सभा में, ऑप्शन सी प्रमोटर्स की मीटिंग्स में यानी कि प्रबंधकों की सभा में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में होगा? तो जो बोर्ड सभा होती है वो किसकी होती है? और डायरेक्टर की मीटिंग में ऑडिटर को अटेंड होने का कोई राइट नहीं है। हम किसकी मीटिंग में अटेंड हो सकते हैं? ऑडिट कमेटी और सदस्यों की मीटिंग। सदस्यों की मीटिंग को क्या कहते हैं अपन? एजीएम, साधारण सभा में, जो मैं आपको धारा 146 में कराऊंगा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? और अब आखिरी पॉइंट कि अंकेक्षण समिति का गठन करना किनके लिए अनिवार्य है? क्या सभी कंपनी के यहां पर ऑडिट कमेटी होगी? अब छोटी सी कोई कंपनी है, अब जैसे सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो बताओ इसमें कितने डायरेक्टर हैं? 2। क्या 2 से काम चल जाता है?
अच्छा, न्यूनतम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी वो भी तो देखोगे ना। अब कंपनी है ओपीसी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, तो वहां दूसरा पर्सन ही नहीं है, और आप कह रहे हो न्यूनतम 3 होने चाहिए। तो ओपीसी में कितने डायरेक्टर हो जाएंगे? 1 से काम चल जाएगा। सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है? निजी कंपनी। निजी कंपनी में कितने से काम चल जाता है? 2 से। और अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो 3। तो यहाँ पे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही 2 हैं, तो ऑडिट कमेटी कैसे बनेगी? बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो नॉर्मली देखा जाए तो ये प्रोविजन किन के लिए है? बड़ी कंपनियों के लिए, जहां पे साहब 15-20 क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनमें से 2-4 को अलग से हमने क्या कर दिया, कमेटी बना दी। तो किन के लिए अनिवार्य है? अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि अंकेक्षण समिति का गठन करना, अंकेक्षण समिति का गठन करना निम्न के लिए क्या है? अनिवार्य है। अंकेक्षण समिति का गठन करना निम्न के लिए अनिवार्य है। यह भी धारा 177 में लिखा हुआ है। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें अंकेक्षण समिति का गठन करना अनिवार्य है? ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सब ऐसी कौन सी कंपनी है जिनमें ऑडिट कमेटी का गठन करना क्या है, अनिवार्य है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। क्या आपने रोटेशन के प्रोविजन पढ़े थे? आवर्तन के प्रावधान किन कंपनी पर लागू है? सब पे लागू है क्या? कुछ पे लागू है? किन पे लागू है? तो अगर वो याद है तो ये भी याद है। कॉपी मारते रहते हैं, मारे कॉपी, याद आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो बुलाओ, पहली कंपनी बोलो। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें ऑडिट कमेटी का गठन करना क्या है, अनिवार्य है। समझ में आ गया क्या? सभी लिस्टेड कंपनियों में ऑडिट कमेटी का क्या होगा, गठन होगा। लिस्टेड कंपनी जानते हो? जानते हो क्या होती है बताओ? जिसका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स क्या हैं, लिस्टेड है, यानी शेयर मार्केट में जिसके शेयर बिक रहे हैं वो कंपनियां क्या कहलाती हैं? क्लियर है क्या? कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, ये बच्चा बताएगा। आप बताओ, कॉमर्स और नॉन कॉमर्स? पूछ लेता हूं, वैसे उम्मीद कम है आप बता दोगे। क्या निजी कंपनी सूचीबद्ध हो सकती है? ये कह रहे हो सकती है, एक इनके बाजू में भी कुछ नए से चेहरा दिख रहा है। आप बताओ जी, क्या निजी कंपनी सूचीबद्ध हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं मालूम। आप बताओ जनाब, हाँ बताओ। नहीं, आपको तो मालूम होगा, आप बताओ। नहीं हो सकती मतलब मालूम नहीं है या हो नहीं सकती? सूचीबद्ध कंपनी क्या होती है बताओ? सूचीबद्ध कंपनी क्या होती है? जिनके शेयर मार्केट में शेयर बिक रहे हैं। कहां बिक रहे हैं? घर में या बाजार में? बाजार घर में लगता है क्या? और निजी कंपनी कौन होती है? जो बाजार में ना आए, जो बाजार में ना आए वो निजी कंपनी, और जो बाजार में आ गई वो सार्वजनिक। तो निजी कंपनी सूचीबद्ध कैसे होगी? सूचीबद्ध होने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? बाजार में। तो निजी कंपनी कभी भी सूचीबद्ध नहीं हो सकती। कौन सी कंपनी होगी? समझ में आ रहा है क्या? क्या सारी सार्वजनिक कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं या नहीं होती? सूचीबद्ध होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम बाजार में आ गए तो शेयर भी बेचें। आ सकते हैं पर आए ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया क्या? कोई ने कार खरीद दी, टैक्सी नंबर ले लिए, टैक्सी नंबर ले लिए तो इस बात का परमिट मिल गया उसको कि वो मार्केट में गाड़ी चला सकता, पर चलाए ये जरूरी थोड़ी है। घर पे खड़ी रखे तो कोई मनाही थोड़ी है। तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी सार्वजनिक कंपनी होती है, लेकिन सभी सार्वजनिक कंपनी सूचीबद्ध हो ये जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचने पड़ेंगे,
और वो तभी बेच सकते हो जब सेबी से आप अपने आप को क्या कराओ, सूचीबद्ध करवाओ, लिस्टेड कराओ, वहां की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाओ। समझ में आ गया? तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, रिपीट कर दिया मैंने वापस। दूसरा, अगर याद आ गया तो ये बच्चा भी बताएगा, आपको याद आ ही गया। दूसरी कैटेगरी बताओ। प्रत्येक गैर सूचीबद्ध, प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कुछ देखना है इसमें या मान लें? क्या देखूं? जिसकी पेडअप कैपिटल, जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक हो, 10 करोड़ या अधिक हो, तो उसके यहां पर ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना क्या है, मैंडेटरी है। समझ में आ गया? अच्छा, सूचीबद्ध कंपनी में पूंजी देखेंगे क्या? कोई टर्नओवर? कुछ नहीं देखना। अगर कंपनी लिस्टेड है तो ऑडिट कमेटी बनेगी। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है पर कंपनी कैसी है, पब्लिक, कैसे पहचानोगे? नाम के आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा? लिमिटेड। लिमिटेड लिखा हो तो कंपनी कैसी हो गई? सार्वजनिक। लिस्टेड है नहीं तो फिर उसकी क्या चेक करोगे आप? पूंजी। और पूंजी कितनी नहीं होनी चाहिए? और अगर 10 करोड़ है तो ऑडिट कमेटी बनाओ। बोलो, समझ में आ गया क्या? याद आ रहा है सबको? ये बच्चा ही बताएगा आपको याद आ रहा है। तीसरा क्या याद आ रहा है बताओ? कौन सी कंपनी? नहीं, देखो याद करो। प्रत्येक निजी कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल कितनी हो, 50 करोड़ या उससे अधिक। पर ये चिटिंग है। देखो, मैंने आपको कहा था थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए, आपको पूरा ही आ गया है ना। पिछले जन्म की स्टोरी पूरी याद आ जाती है तो भी तकलीफ है, थोड़ी थोड़ी याद आनी चाहिए। तो यहां वो धारा थी 139 की उपधारा 2, और ये कौन सी पढ़ रहे हो? धारा 177। तो थोड़ा तो चेंज है ही। ये दो चीजें सेम थी, अब दो चीजें चेंज कर रहा हूं। दूसरी चीज क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं अपन? प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसका वित्त वर्ष के दौरान, जिसका वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया ऋण, जिसका वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया ऋण या जनता से बकाया जमाएं, या जनता से बकाया जमाएं कितनी हो? 50 करोड़ या उससे अधिक हो। समझ में आ गया? अगर किसी पब्लिक कंपनी ने लोन ले रखे हैं और वो लोन अभी क्या है? बकाया है। कितने बकाया है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसको भी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल हो सकती है, नहीं है? ये बच्चा जो पूछ रहा है, सर निजी कंपनी में अगर 50 करोड़ से ज्यादा के ऋण है तो क्या उसको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है। मैं लॉजिक समझाऊंगा आपको, होने दो। अगर किसी निजी कंपनी की पेडअप कैपिटल 100 करोड़ है तो क्या उसको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी? नहीं। समझ गए? अच्छा, आपके मन में ऐसी संशय क्यों हुआ? ये मन में विडंबना क्यों आई? मैं बताता हूं क्यों आई। क्योंकि आप इससे पहले क्या पढ़ चुके? आवर्तन। और उसको किससे मिला रहे हो? इससे। समझ रहे हो ना आप? पर ये जरूरी तो नहीं है ना, वो धारा अलग थी, ये धारा अलग है। वो प्रावधान किसके थे? आवर्तन के। ये प्रावधान किसके हैं? अंकेक्षण समिति के। अब आपके मन का संशय एकदम खत्म कर दूं? चलो,
हालांकि मैं क्वेश्चन के रूप में पूछता, लेकिन आपने पहले ही क्यूरियोसिटी दिखा दी तो क्लियर कर देते, नहीं अंदर ही अंदर बेचैनी चलती रहेगी। निजी कंपनी में कितने संचालक होने चाहिए? 2। और अंकेक्षण समिति में तो बताओ कहां से ले आऊं तीसरा? निजी कंपनी पर अंकेक्षण समिति के प्रावधान लागू ही नहीं होते। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, उनको ऑडिट कमेटी बनानी नहीं है। ये तो किसको बनानी है? सार्वजनिक कंपनियों को, सूचीबद्ध कंपनियों को। तीनों समझ में आ गई क्या? पक्का? चौथी कैटेगरी की कंपनी देखो, और ये शर्तें नहीं है बच्चों, अलग अलग कैटेगरी है, कंपनियां ये तो अलग अलग टाइप की। चौथी टाइप की कंपनी है प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या अधिक हो। 100 करोड़ या क्या हो? अधिक हो, तो उसको भी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ये 4 कैटेगरी की कंपनियां, एक बार रिपीट करवा देता हूं। किन किन को ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है? प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी यानी लिस्टेड कंपनी। दूसरा, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तीसरा, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 करोड़ या उससे अधिक हो। और फोर्थ, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ₹100 करोड़ और मोर। इनको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ें। एग्जाम्पल्स, इसका आपको आंसर मुझे देना है। पहला एग्जाम्पल, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसकी पेडअप कैपिटल 80 करोड़ है। इसने बैंक से लोन ले रखा है, कितने का? 90 करोड़ का जो बकाया है। क्या इस कंपनी को अंकेक्षण समिति का निर्माण करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि कैसी कंपनी है? निजी कंपनी। तो नोट करके क्या लिख दूं? अंकेक्षण समिति के प्रावधान। अंकेक्षण समिति के प्रावधान निजी कंपनी OPC और स्मॉल कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। निजी कंपनी OPC और स्मॉल कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते साहब? प्राइवेट लिमिटेड को कवर ही नहीं किया। और OPC और स्मॉल कंपनियां हमेशा ही क्या होती हैं? प्राइवेट लिमिटेड। स्मॉल कंपनी क्या है बताओ? स्मॉल कंपनी क्या होती है? 3 चीजें बताई थी। एक, जो निजी कंपनी ना हो, जो निजी कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी ना हो। कैसी कंपनी हो? निजी कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो और टर्नओवर 2 करोड़ से। तो इसका मतलब स्मॉल कंपनी हमेशा कैसी कंपनी है? निजी कंपनी। और OPC भी हमेशा क्या है? निजी कंपनी। तो इनके ऊपर आवर्तन ये अंकेक्षण समिति के प्रावधान लागू ही नहीं होते। समझ में आ गया? बनाना चाहो बनाओ, कोई मना ही नहीं है। आप वॉलंटरी तो कुछ भी काम करो, पर कानूनी तौर पर आप बाध्य नहीं है। अपनी सुविधा के लिए बनाना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो लिमिट बढ़ा दी अब, ठीक है ना? एक्ट में वो लिखा हुआ है और बजट में इसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया दोनों। क्योंकि आपकी एग्जाम सीए इंस्टीट्यूट नहीं ले रहा ना, अधीनस्थ बोर्ड ले रहे हैं, RPSC ले रही है। 3 साल पीछे चलते हैं। JBVNL की भी एग्जाम हुई थी, मालूम क्या पूछा उन्होंने?
AS2 किससे संबंधित है? अरे 2007 में था संबंधित, 2007 की बात 2022 में पूछ रहे हैं ये लोग। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है ना, सॉरी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, वो 2007 में ही खत्म हो गए थे। उसकी जगह पर क्या आ गए? SA स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। पर JBVNL की जो भी एग्जाम हुई उसमें पूछा गया है। अब बताओ क्या कर लें उसका। तो इसलिए जब भी कोई इस टाइप के अपडेट्स अमेंडमेंट आते हैं तो मैं पुरानी चीजें जरूर बताता हूं आपको साथ में। अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई, फर्स्ट ग्रेड की कोई एग्जाम दी है किसी बच्चे ने? भी नहीं दी। कॉमर्स की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपके कोर्स में भी है। उन्होंने पूछा कि साहब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला उपभोक्ता मंच कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकता है, कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। एक्ट आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, समझ लो। दिसंबर 2019 में एक नोटिफिकेशन आया और वो लिमिट को क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन में आंसर माना उन्होंने, कौन सा माना? जो एक्ट में लिखा हुआ था। तो मैंने पढ़ाते टाइम बच्चों को बता दिया था एक्ट में ये लिखा हुआ है, बाद में नोटिफिकेशन आगे लिमिट कम कर दी। तो वो ध्यान ही नहीं देते इन अपडेट्स के ऊपर, इसलिए आपको दोनों ध्यान रखनी है। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? ये एग्जाम्पल क्लियर है सबके? आगे बढ़ूं, एक एग्जाम्पल और पूछते हैं, कौन बताना चाहेगा? बताओ आप। सिकंदर, ठीक है, जो जीता वो सिकंदर। सिकंदर आपको एक ऑप्शन देते हैं, इस एग्जाम्पल का आपको आंसर देना है और ये ओपन बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड आपके सामने है, ओपन है, आराम से देखो, कॉपी करो, टीप लो और फिर आंसर देना। देखते हैं कितना सही दे पाते हो। एक्ट कैसे पढ़ते हैं अभी मालूम चल जाएगा। एक कंपनी है साहब ABC लिमिटेड, इसकी पेडअप कैपिटल जो है वो 8 करोड़ है, ठीक है। इसने बैंक से लोन ले रखा है जो आउटस्टैंडिंग है, कितना? 30 करोड़ का। इसने अपने संचालक से भी लोन ले रखा है, कंपनी ने अपने डायरेक्टर से भी लोन ले लिया। जो बकाया है 25 करोड़ का, कुल बकाया, टोटल आउटस्टैंडिंग लोन जो हैं वो 55 करोड़ के हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो बताओ इस पर अंकेक्षण समिति के प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे? नहीं होने चाहिए, हाँ या ना? बताओ। ओपन बोर्ड एग्जाम है बच्चों, देख लो, टीप लो, सोच लो, देखो, बार बार बोल रहा हूं, देखो। अरे देखो मैंने क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। देख लिया सबने? चलो, बहुत सारे बच्चों का एक ही सुर में आवाज आई, नहीं होंगे। आप बताएं, सिकंदर ने तो जलवा दिखा दिया कि नहीं होंगे, आपने क्यों मना किया? अच्छा वो नहीं देखना, मैं आपको बताऊं आपको ये सब क्यों याद आ रहा है, क्योंकि यही एग्जाम्पल मैंने किस में दिया था? रोटेशन में। और रोटेशन वाले पॉइंट को पढ़ो, क्या लिखा था मैंने? कि बैंक या वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋण, वहां क्या लिखा था मैंने? बैंक या वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋण, यानी सदस्य से संचालक को नहीं देखना। और ये बात मैंने खुद ने बताई थी, कहां बताई थी? रोटेशन में। और यहां मैंने बहुत ही चालाकी से चुपचाप बात लिख के बात ही नहीं करी इसके ऊपर, सिर्फ क्या लिख दिया? बकाया ऋण। अरे भाई किससे, किससे बकाया ऋण? बताओ किससे बकाया ऋण? ये तो बताया नहीं सर आपने। तो अंकेक्षण समिति के लिए ऋण किससे बकाया हो? किसी से भी हो, चाहे बैंक से हो, चाहे वित्तीय संस्था से हो, चाहे किससे हो, संचालक से हो, सबको देखा जाएगा।
तो बताओ लागू होगी कि नहीं होगी? अंकेक्षण समिति के प्रावधान लागू होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और अगर यही क्वेश्चन में मैं पूछता, बताओ इस कंपनी पे रोटेशन के प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे, तो क्या कहोगे? नहीं होंगे। क्योंकि रोटेशन में क्या नहीं देखते अपन, खाली किसको देखते हैं? पर अंकेक्षण समिति में किसी से भी हो, फर्क है ना, एक्ट में फर्क है नहीं है। समझ में आ गया क्या? और सर इतना घुमा के, आप मत घबराओ, आपसे नहीं घुमाएंगे, पर हमारे सीए में इतने में तो खेल जाए, इतने में तो नंबर ही 0 आ जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आप पूरा डिजाइन करके आए, लिखे आए मस्त, खोदा पार्ट निकली हुई है, आंसर 0, नंबर 0। समझ में आ गया? आगे बढ़ू, कहानी को थोड़ा चेंज करें। चलो फिर से ओपन बोर्ड एग्जाम, एक और एग्जाम्पल। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी पेडअप कैपिटल कितनी है? 8 करोड़। इसने बैंक से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था कितने का? 55 करोड़ का। ड्यूरिंग द ईयर इसने पेड कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर पेड कर दिया 10 करोड़ का। आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 45 करोड़ का बकाया ऋण है। बताओ इस कंपनी को अंकेक्षण समिति बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी? बताओ बच्चों। नहीं, नहीं बनानी पड़ेगी, ये बनानी पड़ेगी। चलो आप फिर से बोलो नहीं बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं खुद ही कह रहा हूं, बकाया 45 करोड़ है। अब आप यहां पे फिर से एक लाइन पे ध्यान दें, चुपचाप से मैंने क्या बात लिख दी? किसी भी समय एक भी दिन 50 करोड़ से ऊपर थे, सुरक्षा चक्र टूटा, अंकेक्षण समिति लागू। बताओ लागू होगा कि नहीं होगा? एक भी दिन 50 करोड़ को क्रॉस कर गए थे आप, तो अंकेक्षण समिति के प्रावधान क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? किसी भी समय। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, बताओ इस पे रोटेशन के प्रावधान लागू होंगे कि नहीं होंगे? इस पे आवर्तन के प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे? तो आप कहेंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां किसी भी समय शब्द नहीं था, वहां सिर्फ क्या लिखा हुआ था? बकाया ऋण। और यहां क्या लिखा है? किसी भी समय। नहीं लिखा? चलो करेक्ट कर लो उसको, लिख लेना आप, किसी भी समय। बोलो कोई डाउट यहां तक? क्या बोल रहे हो? कैपिटल एक बार बढ़ गई, फिर? हाँ, ये इस बच्चे ने अच्छी चीज पूछी कि सर एक बार कैपिटल बढ़ गई, बाद में कम हो गई, अंकेक्षण समिति बनानी पड़ गई, फिर उससे अगली साल क्या होगा? तो यहां ये एक और नोट करके लिख लो कि हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ी। एक तो पेडअप कैपिटल, एक तो आपने क्या चीज देखी बताओ? पेडअप कैपिटल। एक क्या चीज देखी है आपने? टर्नओवर। और एक आपने क्या देखा? आउटस्टैंडिंग लोन। ये कौन सी तारीख को देखना है भाई? अंकेक्षण समिति बनानी है, आज की बात करूं तो मुझे आज की डेट की देखनी है क्या? नहीं, आपको कब की देखनी है? तुरंत पिछले अंकेक्षित वित्तीय विवरण से। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? जैसे आज अगर हम बात करें तो बताओ मैं कौन सी डेट के देखूंगा? ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 उस साल में देखूंगा। अगर उस साल में ये चीजें फुलफिल हो रही हैं तो इस साल क्या बनाऊंगा? ऑडिट कमेटी। अब रही बात अगले साल की, तो अगले साल में ये साल जब खत्म होगी तब देखेंगे। तो हो सकता है ऑडिट कमेटी बना ली तो बंद कर दो, जरूरत नहीं पड़े तो बंद कर देना। वही तो पूछ रहा है बच्चा कि एक बार आउटस्टैंडिंग ऊपर क्रॉस कर गया और आपने इस साल क्या बना दी? अंकेक्षण समिति।
फिर अगली साल, इसके बाद अगली साल होगी, अगली साल में तो पूरी साल क्रॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि पूरी साल कितना रहेगा, 45 करोड़ ही तो रहेगा। तो फिर अगली साल मत बनाना, और बना रखिए तो उसको वापस क्या कर देना, बंद कर देना। तो कमेटी क्या है, लोगों का एक ग्रुप ही तो है, उसको नाम दे दिया कि ये हमारी क्या है, ऑडिट कमेटी है। समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपकी एक और धारा कंप्लीट हो गई, कौन सी? धारा 177 अंकेक्षण समिति। ये मैंने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया है। नेक्स्ट सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं, धारा 142 सेक्शन 142। सेक्शन 142 इसका नाम है अंकेक्षक का पारिश्रमिक। अंकेक्षक का पारिश्रमिक, रेमोरेशंस ऑफ ऑडिटर। बहुत ही आसान और बहुत इजी सी सेक्शन है, पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, क्योंकि ये पहले भी जूनियर अकाउंटेंट में 2-3 बार पूछी हुई है, आपसे पूछा जा सकता है, काम की सेक्शन है और बहुत ही आसान सी है। सबसे पहले तो बताओ, जो ऑडिटर ऑडिट करेगा फोकट में करेगा क्या? तो बदले में क्या लेगा? कई बच्चे कहते हैं सर सैलरी देंगे। सैलरी बच्चों उनको मिलती है जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपको क्या मिलेगी? क्योंकि आप एम्प्लॉय हो, और हम तो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, किसी के कर्मचारी तो है ही नहीं। तो जो हमको मिलती है उसको फीस कहते हैं, या फिर क्या कह दो, रेमोरेशंस, अंकेक्षक का पारिश्रमिक। समझ में आ रही है क्या? कितनी मिलेगी फीस, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है साहब। फीस लोग 2-2 करोड़ रुपए भी दे देते हैं, तो लोग 2000 देने में भी रो देते हैं। सब तरह के क्लाइंट हैं, बताओ है या नहीं है? देखो मैं आपको बताऊं, जब मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू करी, मैं सीए का ही काम करता हूं, मानसूर में मेरा ऑफिस है, तो मेरे पास में आज इतनी सारी फाइलें हैं, उनमें से एक भी फाइल मेरे गांव वाले आदमी की किसी की भी नहीं है। जो मेरा गांव है जहां से मैं पैदा हुआ ना, एक भी फाइल मेरे गांव की नहीं है, एक भी फाइल मेरे पापा या मेरे किसी रिश्तेदार की वजह से नहीं है, एक भी रिलेटिव की फाइल नहीं है मेरे पास, एक भी गांव वालों की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी फाइल लेने से पहले ही बहाना बना देता हूं, मना कर देता हूं। सर क्यों नहीं लेते? मगजमारी बहुत करते हैं लोग। ये जहां रिश्ते आ जाते हैं, जान पहचान आ जाती है ना, तो फीस ही नहीं देते, तो अपन ऐसा काम ही नहीं करते। अब फीस कौन डिसाइड करेगा बताओ? फीस का कोई कानून में नियम तो हो नहीं सकता कि भाई इतनी फीस आपको मिनिमम लेनी चाहिए। हाँ, हमारा आईसीआई कुछ सजेशन देता है। हमारी आईसीआई ने एक सजेशन दे रखा है कि कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट जिसका 1 घंटा इन्वॉल्व होता है किसी काम में, उसको 750 रुपये लेने चाहिए। 1 घंटे के कम से कम कितने मिलने चाहिए आपको? 750 रुपये मिलने चाहिए। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से सजेशन है, पर सजेशन से दुनिया थोड़ी चलती है साहब। इंस्टीट्यूट ने कह दिया लेना चाहिए, मैं कहूँ हाँ जी इतनी फीस लूंगा, बोले साहब सीए गली गली में घूम रहे हैं, मैं तो 200 रुपये दूंगा, तो मैं 750 कहां से ले लूं? तो इसका कोई नियम है ही नहीं। तो बताओ फीस कौन तय करेगा? आपसे समझौता है, आपसे समझौता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, तो इसका आंसर होगा नियोक्ता प्राधिकरण। पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है ये बताओ? अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है कि भाई इतनी फीस होगी? तो इसका आंसर क्या है? नियोक्ता प्राधिकरण। इंग्लिश में बोलते हैं अपन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नियोक्ता प्राधिकरण जो नियुक्त करेगा वो पारिश्रमिक का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। जो अंकेक्षक को नियुक्त करेगा वही पारिश्रमिक का क्या करेगा बताओ? निर्धारण करेगा। समझ में आ गई? अब जबरदस्ती नहीं है, अगर अंकेक्षक को समझ में नहीं आएगी तो वो नियुक्ति लेने से ही क्या कर देगा? मना कर देगा, भैया मैं इस फीस पे काम नहीं कर सकता। बोलो समझे कि नहीं समझे? सबके समझ में आ रहा है? देखो कई तरह के लोग हैं, कई तरह की बातें हैं। यहां ऐसे ऐसे डॉक्टर बता दूं जिनकी एक बार देखने की कंसल्टेंसी फीस 1500 रुपये है। 1500 से कम में वो देखेंगे ही नहीं, और 1500 रुपये होने के बावजूद भी उनकी वेटिंग पीरियड है 2-2 महीने। अगर आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप आज दिखाया हूं, डॉक्टर साहब बैठे होंगे, 2 महीने बाद नंबर आएगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं।
अब जैसे कल मेरे पापा की प्रॉब्लम हो गई, अचानक से, बुढ़ापे का शरीर है साहब, कुछ ही हो जाता है, रात को खांसी आई, सांस लेना ही भूल गए, तो चूक हो गए एकदम। मैंने कहा गए, फिर वापस आ गई सांस, अरे मैंने कही तो आ गई। फिर समझ में आया कि अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई, और फटाफट रेक्टिफिकेशन हो गया, लेकिन वो प्रॉब्लम उनके जनरेट हुई, तो साहब भागे हम लोग लेके हॉस्पिटल में। अब जिस डॉक्टर का नाम आया वो तो 2-2 महीने की वेटिंग चल रही है, लेकिन मैंने अप्रोच लगा हुआ केयर उससे बात करी, तो उन्होंने कहा इमरजेंसी में देखेंगे, उसके 5,000 रुपये लगेंगे। मैं कहा तू 5 नहीं 15 ले लेना, पर तू देख। अब ऐसे है साहब, और कई बेचारे डॉक्टर इंतजार करते रहते हैं, अरे कोई आ जाए, कोई आ जाए तो देख लूं मैं भी, नहीं बेचारे खुद को ही देखते रहते हैं कि करें क्या। तो सेम कहानी सीए की है। कई सीए ऐसे हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, टाइम ही नहीं देंगे। कई सीए ऐसे हैं जो आपको 200 रुपये में रिटर्न भर देंगे, 2,000 रुपये में ऑडिट कर देंगे। तो इसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी हो सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, सबका अपनी अपनी फीस है। नियोक्ता प्राधिकरण कौन होगा? जो नियुक्त करेगा, वो आपका पारिश्रमिक निर्धारित करेगा। ये फंडा समझ में आ गया क्या? सबके आ गया? बोलो, आ गया बेटा समझ में? चलो आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? प्रथम अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? आंसर देने के लिए तरीका बता देता हूं, दिमाग में सोचना, नियुक्ति कौन करेगा? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो पारिश्रमिक का निर्धारण भी कौन करेगा? तो आंसर क्या हो गया? संचालक मंडल। प्रथम अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? संचालक मंडल। रटने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अपॉइंट करेगा वो नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा आ जाए, अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा? सदस्य, क्योंकि अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सदस्य। सबके समझ में आ रहा है? कहीं अटक तो नहीं रही गणित? सबके क्लियर है क्या? और एक आखिरी क्वेश्चन, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? सरकारी कंपनी के अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? केग, क्योंकि सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? केग। पर ये इस नियम का अपवाद है, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक का पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है? सदस्य। ये इस अपने फॉर्मूले का क्या हो गया? अपवाद। समझ में आ गया क्या? देगी कंपनी पे तो कंपनी करेगी ना, ये डिटरमाइन करेंगे भाई आपकी इतनी फीस है, और वो भी ऑडिटर एग्री होगा तब होगा मामला। आप तो कुछ भी निर्धारित कर दोगे 500 रुपये देंगे आपको, तो मुझे नहीं करनी ऑडिट, जबरदस्ती थोड़ी है। समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है सबके? अभी मैंने आपको सिर्फ 3 के ही नाम लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है। जो जो मैं आपको ऑडिट आगे पढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे आपसे पूछता जाऊंगा कि बताओ इंटरनल ऑडिटर के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, बताओ ब्रांच ऑडिटर के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, बताओ लागत अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है। तो ये हम जब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट, तो वहां पे मैं कराऊंगा कि बताओ लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? संचालक मंडल। तो पारिश्रमिक का निर्धारण भी कौन करेगा? फॉर्मूला याद रखना, अपवाद केवल एक यही है, एक ही फॉर्मूला याद रखना, नियोक्ता प्राधिकरण। और आरपीएससी ने जब जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम ली थी तो ये सब लफड़े से बचाई गई। उन्होंने 2 ऑप्शन में क्या लिख दिया? नियोक्ता प्राधिकरण। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि साहब अंकेक्षक का पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, और ऑप्शन दे दे नियोक्ता प्राधिकरण, सदस्य, संचालक मंडल, अंकेक्षण समिति, तो आंसर क्या देना है? नियोक्ता प्राधिकरण, क्योंकि ये तो बताया नहीं ना कौन सा अंकेक्षक, कौन किसका अंकेक्षक। तो सीधा आंसर क्या दे देना है आपको? नियोक्ता प्राधिकरण। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अब एक आखिरी बात और ये सेक्शन कंप्लीट। हाँ, वही सेम, सरकारी कंपनी का नाम आते ही किसका नाम लोगे? सदस्यों का। यहां तक क्लियर है?
ये बताओ बच्चों, पारिश्रमिक का मतलब क्या है? पारिश्रमिक में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है? बस ये आखिरी चीज पढ़नी है कि पारिश्रमिक में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, ये आपको जानना है कि साहब रेमोडेशन में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें नहीं आती। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं और ये सत्य घटना है, ठीक है? वो किस्सा आपको ध्यान रहेगा तो ये सब चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। और ये बिल्कुल सत्य घटना है बच्चों। ऐसे तो मैं झूठ पखंड बहुत करता रहता हूं, लेकिन वो सब बीबी के मामले में होता है। ये बात है बच्चों, जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने सीपीटी पास कर ली। हमारे टाइम में सीपीटी को सीए फाउंडेशन बोलते थे। 12th के बाद में एग्जाम लगती थी, तो मैंने 12th के बाद एग्जाम दी, मैं पास हो गया। हमारे टाइम में स्कीम क्या थी कि सीए फाउंडेशन पास होते ही एक सीए के अंडर में क्या करो, ट्रेनिंग करो 3 साल की, तब आप इंटर एग्जाम दे पाओगे। अभी आजकल उल्टा हो गया, अभी फाउंडेशन पास करके इंटर भी एग्जाम दे सकते हो, फिर एक ग्रुप पास करके आपको सीए के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पर हमारे टाइम में स्कीम अलग थी। हमारे टाइम में तक भाई 12th पास करके एग्जाम दो और एग्जाम पास होते ही सीए के अंडर में क्या करो, ट्रेनिंग करो। अच्छा, हमारे टाइम में रिजल्ट जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। डबल डिजिट में तो मैंने कभी सीए के रिजल्ट देखे ही नहीं, मतलब 10% तो मैंने सुना ही नहीं। 4%, 5% ऐसे 100 बच्चे देते, 4 पास होते, 96 फेल। तो साहब मैं उस रिजल्ट में पास हो गया था। पास हो गए तो गिने चुने पास होते थे, तो गिने चुने पास हो तो उनके भाव बढ़ जाते हैं कि यार अपन पास हुए हैं, बढ़िया सी सीए फर्म ज्वाइन करेंगे टॉप की। तो मैंने जयपुर में पूरा सर्वे किया कि सबसे टॉप की सीए फर्म कौन सी है, तो यहाँ बहुत सारी सीए फर्में थी। मैंने आर्टिकलशिप करी, एक यहाँ पे विधानसभा के पास में सीए फर्म है आर मेहनोत एंड कंपनी, जो बहुत बड़ी सीए फर्म है साहब। मतलब उनके जो हमारे बॉस है ना, उनसे तो अपॉइंटमेंट आज भी मेरे को लेना पड़ता है। बड़ा टिपिकल टास्क है, फॉरेनर तो उनके क्लाइंट है, तो जगवार मेंटेन करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड के सीए हैं। तो मैंने उनके यहाँ ज्वाइन कर ली। ज्वाइन किया, मैं पहले दिन गया साहब, तो वहाँ गया तो आर्टिकल्स का एक अलग से केबिन था, अलग ही कोने में, सारे वहाँ बैठे, मैं भी जाके बैठ गया। मैंने उनको कहा कैसे बैठे हो? बोले सर काम बताएंगे तो करेंगे। मैं कहा सर नहीं बताएंगे तो बोले बैठे। अब मैं क्या गाँव से था, गाँव के लड़कों के साथ एक बहुत बढ़िया बात है कि शर्म अपने गाँव में ही छोड़ जाते हैं। शर्माए अगला, हम क्यों शर्माए? तो मैंने कहा यार ये अपने तो समझ में आई नहीं, मैं तो सर के पास जाता हूँ, काम बताएं। आया क्यों? सीखने आया हूँ, तो सीखूंगा काम, सर को काम बताना पड़ेगा मुझे और मैं काम करूंगा। तो मैं सर के केबिन में घुस गया बिना पूछे ही, सीधा ही गेट खोल के। तो सर भी एकदम से यूं हो गया, कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा अंदर आ रहा है। सर ने बोला हाँ बोल। मैं कहा सर मुझे काम करना है। तो मेरी तरफ देख के हंसते, काम करेगा? हाँ सर। ऑडिट कर लेगा बेटा? मैं कहा सर अभी एकदम नया हूँ, आज पहला दिन है मेरा, अगर आप सिखाओगे तो करूँगा। बाहर चला जाएगा जयपुर से बाहर? मैं कहा चला जाऊँगा। 2 महीने की ऑडिट है, 2 महीने लगेंगे, 2 महीने बाहर रहना पड़ेगा। मैं कहा सर मेरा खाना पीना रहना, बोले वो सब मेरी अड़क है, तू टेंशन मत ले। तू चला जाएगा क्या? मैं कहा बहुत बढ़िया, 2 महीने का किराया बचेगा। अपने तो भाई लड़के ही तो थे, रूम खाली कर देंगे 2 महीने, अगले क्या बोरिया बिस्तर बांध के अपने को क्या करना है, एक अटैची में तो पूरा परिवार आ जाता था हमारा। तो सर ने कहा चला जाएगा ना? मैंने कहा यस। तो साहब हमारी एक टीम बनाई गई, एक चार्टेड अकाउंटेंट थे उस टाइम मुरलीधर वशिष्ठ, एक मेरे सीनियर आर्टिकल थे अर्चित सक्सेना, और एक मैं, हम तीनों की टीम बनाई। और मेरी लाइफ की पहली ऑडिट थी आर के मार्बल, नाम सुना आपने? इसने आज तक विश्व में सबसे ज्यादा मार्बल निकाला है। ये मेरी लाइफ की पहली ऑडिट थी और मुझे यहाँ भेज दिया कि जा ऑडिट करने जा। हम तीनों पहुंचे साहब वहां पे। अरे साहब क्या बंदा है ये, इसके पैसे, इनकम टैक्स की रेट बढ़ी, 1000 करोड़ का तो केस मिल गया, इतनी मोटी पार्टी है। हम लोग गए, जो गए तो गेट पे आपने देखा होगा कई लोगों की मूछें बड़ी बड़ी होती हैं और मूछें कलम के साथ मिल जाती है तो फिर वो चौकीदार बन जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ी मूछें भी नहीं होनी चाहिए, वो चौकीदार बन जाते हैं, साफा लगा के गेट पे खड़े हो जाते हैं। तो एक ऐसा 6 फीट की हाइट का मूछ वाला एकदम चौकीदार गेट पे खड़ा, हमको देखते ही उसने जोर से सैल्यूट मारा। तो मैंने कहा सैल्यूट,
मैं कहा क्यों डरा रहा है तू? तो सर साहब गलती हो गई, डरा नहीं रहा, आपका सम्मान किया है सर, सैल्यूट मारा। मैंने कहा मुझे सैल्यूट मारा? मैं कहा एक बार दोबारा दिखा। जिंदगी में पहली बार किसी ने सैल्यूट मारा तो बड़ा आनंद सा आया। मैं कहा चल दोबारा मार। उसने दोबारा सैल्यूट मार दिया। मैं कहा यार मजा ही आ गया। अब वो दोनों मेरे साथ बड़े परेशान नीचे गर्दन करके, अरे तू यार दादा चुप रहे। मैं कहा चुप तो साहब मैं नहीं रह सकता, तुम्हें सहन करना पड़ेगा मुझे। साहब गए हम लोग, हमारा एक अलग से ऑडिटर का केबिन था। केबिन में जाके जो ही कुर्सी पे बैठा, मैं कुर्सी सीधी नीचे गई हूँ। ये क्या हुआ? उठा तो कुर्सी वापस ऊपर आ गई, फिर वापस बैठा तो फिर नीचे जाए। और मैंने कहा वाह ये तो झूला है। मैं उठ बैठ कर रहा। तो वो मेरे सीनियर ने मेरे को डांट दिया, रे बंदर के जैसे गुलाटी मत मार, बैठ जा चुपचाप, जिंदगी में कुर्सी नहीं देखी क्या? मैंने कहा साहब ऐसी नहीं देखी। बैठ गए। इतने में एक वेटर आया, जी साहब आपके लिए क्या लाऊं मैं, बताएं सर। तो मैंने पूछ लिया उससे क्या भाव देगा भाई, जो पैसे टके थे नहीं साहब, स्टूडेंट थे। तो इतने में मेरे सीनियर ने मोर्चा संभाला। उसने कहा बेटर एक मिनट आप जाओ, आपको बुला लेंगे जब जरूरत होगी। वो चला गया और जाते ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया सीनियर ने। अरे तू बेवकूफ आदमी है, क्या पूछ रहा है? तो उससे क्या भाव? अरे यू आर ऑडिटर, तू तेरी शक्ति समझ, तू जो बोलेगा वो आएगा, नहीं आएगा तो ये नौकरी से जाएगा। मैंने कहा सर बस। अब आपने हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिला दी। अब आप लोग बैठो, देखो मैं क्या करता हूं। मैंने घंटी बजाई, तुरंत बैठ रहा है, जी सर। मैंने कहा सुन रहे, अब लैंग्वेज चेंज हो गई, तेरे पास जो भी है ना एक एक करके आने दे, ये टेबल खाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तेरी पोस्ट खाली हो जाएगी। बोला सर गलती नहीं होगी। नॉन स्टॉप साहब खाता रहा। शाम हो गई तो वहीं पे गेस्ट हाउस में रुके, उन्हीं का गेस्ट हाउस था, वहां पे रुके, वहां खाते रहे। ऐसे करके 5-6 दिन तक एकदम चेहरा ही बदल गया मेरा, तो पूरा खा पी के मस्त एकदम। फिर आया सैटरडे, तो साहब क्या कहा गया मैं कि अपन घूमने चलेंगे, रणथंभौर चलेंगे साहब घूमने के लिए। मैंने कहा घूमने कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले तू यार पैसे करता रहता है। बोला कंपनी की गाड़ी लेके जाएंगे। कंपनी की गाड़ी लेके गए, ड्राइवर लेके गए, पूरा घूम फिर गए, सारा खर्चा पानी सब किसका? कंपनी का। कहानी समझ में आ रही है क्या? फीस में क्या शामिल है? आप तो भावनाओं में बह गए थे। फीस में क्या शामिल है? हमने हमारी जो फीस तय की थी 5 लाख रुपए तय करी थी, और खा पी गए हम 2 लाख रुपए का 2 महीने में। तो बताओ अंक एक सक के पारिश्रमिक में 7 लाख रुपए आएंगे या 5 लाख आएंगे? तो क्या क्या शामिल है पारिश्रमिक में? क्या क्या शामिल है? अंकेक्षण, फीस, बताओ शामिल है कि नहीं है? प्लस अंकेक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं, अंकेक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं। तो हमारे पारिश्रमिक में क्या क्या शामिल है? फीस प्लस फैसिलिटीज जो भी हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और अगर कई बार क्या होता है, कंपनियां अलग अलग टाइप की होती हैं। कई बार कंपनी ये कहती है सर एक बार आपका जो भी खर्चा लग रहा है आप कर लो और बाद में हमसे वापस ले लेना। तो इसको क्या कहते हैं? जो आपके खर्चे आउट ऑफ पॉकेट लगे उसका रिम्बर्समेंट करना, समझो। तो अंकेक्षक के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट समझ गए, जेब से लगे हुए खर्चे जो कंपनी द्वारा वापस दे दिए गए, जो कंपनी द्वारा वापस कर दिए गए। बात समझ में आ रही है क्या? ये सब किस में शामिल है बताओ? अंकेक्षण फीस में। यहां तक समझ में आ रहा है? ये अंकेक्षण पारिश्रमिक में शामिल है। अच्छा अब देखो, मान लीजिए हम ऑडिट करने जा रहे हैं और वहां पे हमारा क्लाइंट ये कहता है सर मैंने बैंक से लोन लेना है, एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आप ये सर्टिफिकेट भी दे दो हमें। तो मैंने कहा साहब बात तो ऑडिट की हुई थी और आप हमसे क्या ले रहे हो? सर्टिफिकेट ले रहे हो, इसका पैसा अलग लगेगा। बोले ये साहब देंगे ना, आपसे अगर अलग सर्विस ले रहे हैं तो अलग पैसा देंगे। क्या वो अंकेक्षक के पारिश्रमिक में शामिल है? नहीं है। तो बताओ क्या शामिल नहीं है? अंकेक्षक द्वारा प्रदान की गई अन्य
सेवाएं अंकेक्षक द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं का शुल्क, अन्य सेवाओं का शुल्क ये हमारे पारिश्रमिक में शामिल नहीं है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो ये आज आपकी एक और सेक्शन कंप्लीट हो गई। कौन सी? सेक्शन 142। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे केवल। पहला, पारिश्रमिक से संबंधित कौन सी धारा है? 142। पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है? नियोक्ता प्राधिकरण। और पारिश्रमिक में क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। तो इसी के साथ आपकी एक और सेक्शन कंप्लीट हो गई। और अब मैं आपको आखिरी सेक्शन कराने जा रहा हूं, सेक्शन 140, धारा 140। ये आखिरी सेक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर इस सेक्शन को करा के हमें मान लेंगे कि हमने एक चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उसका क्या लेंगे? मॉक टेस्ट। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? तो कल और क्लास लेंगे इसकी, और परसों इसका क्या है? मॉक टेस्ट है। तो देखिए धारा 140 ये किससे संबंधित है? अंकेक्षक को पद से हटाना, अंकेक्षक को पद से हटाना, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। आपने किसी अंकेक्षक की नियुक्ति कर ली पर आपको नहीं जम रहा, उसके काम करने का तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा, तो देखो ना तो अंकेक्षक बंधा हुआ है और ना ही कंपनी बंधी हुई है। अंकेक्षक अगर छोड़ के जाना चाहे तो त्याग पत्र देके जा सकता है, और कंपनी हटाना चाहे तो हटा सकती है, पर इसके कुछ प्रावधान है। हम धारा 140 को, धारा 140 की उपधारा 1 से लेके कहां तक पढ़ेंगे? 5 तक। धारा 140 की उपधारा 1 से लेके कहां तक पढ़ेंगे? 5 तक पढ़ेंगे। और आपके जो जूनियर अकाउंटेंट 2023 में अधीनस्थ बोर्ड ने जो एग्जाम ली थी, उसमें धारा 140 की उपधारा 5 का क्वेश्चन आया था, ऐसा मैं अगले बैच में कहूंगा। समझे? अधीनस्थ बोर्ड ने 2023 में जो एग्जाम ली थी उसमें कौन सी धारा से क्वेश्चन पूछा गया था? 140 की उपधारा 5 से। ये इंटरनल बात है बच्चों, नहीं तो पेपर लीक के आरोप लग जाते हैं। इस बिल्डिंग पे वैसे ही आरोप लगे हुए हैं पहले से ही। बोलो समझ में आ रहा है? ये पक्का आएगा इस बार। कौन सी धारा का? 140 की उपधारा 5 का ये क्वेश्चन पक्का आएगा, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले 1, 2 पढ़ ले। अंकेक्षक को पद से हटाना, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आज हम पहला पार्ट पढ़ते हैं। अंकेक्षक को पद की अवधि की, पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाना। अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति से पहले ही हटा देना। धारा 140 की उपधारा 1। और दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे अपन, अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति पर हटाना, समाप्ति पर हटाना। अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति पर हटाना। धारा 140 की उपधारा 4। पहले 2 चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा? तो बता 1 के बाद क्या आता है? यहां तो 4 आ गया। 140 की उपधारा 2 और 3 कहां गई? क्या हम पढ़ चुके? पढ़ चुके, याद है? देखो इसको क्यों याद है? डेयरी मिल्क का मामला है। किसको याद है बताओ? अच्छा, इतने सारे लोगों को याद है, वेरी गुड। कौन बताएगा?
140 की उपधारा 2 में पढ़ा चुका हूं, मैं आपको। क्या था पढ़ाया था बताओ? त्याग पत्र की स्थिति में अगर कोई अंकेक्षक त्याग पत्र देता है तो उसका दायित्व बनता है कि वो सूचना देकर जाएगा। कौन से फोरम में? ADT 3। कितने दिन में बताओ? 30 दिन में। किसको देगा सूचना? ROC को, कंपनी को, और सरकारी कंपनी है तो केक को। और सूचना नहीं दी तो, बिना सूचना दिए त्याग पत्र दे गया तो जुर्माना कौन सी धारा में? 140 की उपधारा 3 में। समझ गए? धारा 140 की उपधारा 3 में बताए थे जुर्माने, और 140 की उपधारा 2 में क्या बताया था? त्याग पत्र की स्थिति में अंकेक्षक का दायित्व। तो 2 और 3 तो आप पढ़ चुके हैं, अब कौन सी पढ़नी है? 1 और 4। सही मायने में अठाने का मतलब देख पा रहे हो कौन सा है? सही मायने में अठाना तो ये है। अब जब पद की अवधि समाप्त हो गई, उसको पुनर्नियुक्त ना करके किसी और को नियुक्त करो, तो वो तो कोई बड़ा सीरियस मैटर है नहीं। सीरियस मैटर कब है? बीच में ही हटा रहे हो साहब आप उसको, ऑडिटर को बीच में ही हटा रहे हो। अरे ऐसा किसके तकलीफ हुई होगी सोचो, कौन हटाना चाहेगा बीच में ही? आपने नियुक्ति कर दी और मुझे हटा रहे हो, बताओ किसको तकलीफ हुई होगी? तो मैं बताता हूं, देखो कैसे क्या सिस्टम रहता है इसका। आप लोग कौन हो? सदस्य। आपने मुझे क्या किया? नियुक्त। मैंने आपके बिहार पर ऑडिट करनी शुरू कर दी। आपकी कंपनी के चारों क्या थे? डायरेक्टर, छटे हुए बदमाश, फ्रॉड, चोर, और इन्होंने क्या कर रखी हैं? चोरियां। मैंने चोरी पकड़ ली। तो ये लोग क्या चाहेंगे? किसको रवाना करो, इसकी जगह पर दूसरे को ले आए। क्या ये लोग मुझे हटा सकते हैं? बताओ, अगर आप कहीं हटा सकते हैं तो फिर काहे की स्वतंत्रता? एक तरफ तो आप क्या कह रहे हो, ऑडिट कैसी जांच होती है? स्वतंत्र। मैं अपनी कुछ भी बात बोलूंगा आप तो मेरे को हटा दोगे, फिर स्वतंत्रता कहां रही? बताओ, स्वतंत्रता कहां रही? आज अंग्रेजों के जमाने में और आज के डेट में यही तो फर्क है कि साहब राहुल गांधी संसद में बोल सकते हैं कि मोदी चोर है, अडानी का है, उसने साथ दिया। आरोप लगाए नहीं लगाए? कल संसद में लगा दिए। संसद के सभापति ने क्या कहा? भाई पहले आरोप सिद्ध तो करो, ऐसे निराधार। अच्छा, कोई भी बोल देता है? ऐसा कुछ भी बोल देता है? बोल सकता है क्या? ये स्वतंत्र भारत है, सबको बोलने की क्या है? आजादी है। यही तो स्वतंत्रता होती है, और क्या होती है? और स्वतंत्रता किसको कहते हैं? अगर आप वो बोल ही नहीं सकते जो आप बोलना चाहते हो तो फिर काहे की स्वतंत्र हुए? आप तो गुलाम हुए। मैं यहां पर कुछ भी बोलूंगा, ये मुझे हटा देंगे? हटा सकते हैं क्या ये बताओ? आपने नियुक्त किया था मुझे? आपने किया था क्या नियुक्त? किसने किया था नियुक्त? तो ये होते कौन है मुझे हटाने वाले? भाई इन्होंने नियुक्त किया, ये हटा रहे हैं। हटा सकते हैं क्या? बेटा अंकेक्षक को हटाना वैसा ही है जैसे अंगद के पैर को हटाना। महाभारत रामायण सुनी है? सुनी नहीं सुनी? अंगद का नाम सुना है? अंगद का नाम फेमस क्यों हुआ साहब? उसने लंका में जाके अपना पैर रख दिया और रावण को और सबको चैलेंज कर दिया कि तेरे जितने भी सूरवीर है ना, जो भी तेरे योद्धा हैं, बुला ले, मेरा पैर हटा के बता दे तू प्रभु राम को उखाड़ेगा। तुम तो मेरा पैर हटा के बता दो। तो साहब रावण के बड़े बड़े योद्धा सूरवीर सब आ लिए और पैर टस से मस ही नहीं हुआ। फिर रावण खुद उठ के आया कि ले रुक, तेरे को मैं देखता हूं। और जो ही उसके पैर के हाथ लगाने लगा, अंगद ने खुद नहीं पैर हटा लिया। बोले मूर्ख, पैरों में पड़ना है तो प्रभु राम के पढ़। मैं तो एक फौजी हूं, सेना तो अभी बाकी है। और सोच, मोदी उस पार बैठा है, घर में घुस के मारेगा। अभी भी माफी मांग ली। वो जो अंगद है ना, वो कलयुग में क्या बन गया? सीए। नियुक्ति करना आसान होता है बेटा, हटाना बहुत मुश्किल है। अब आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया, शादी करनी है, बहुत आसान सा तरीका, एक सेल्फी लो और आर्य समाज में जाके शादी कर लो। कितना आसान है ना नियुक्ति करना। बेटा अगर आपके दिमाग में कभी आ गया ना इसको छोड़ दूं, फिर देखो कोर्ट के क्या लगेंगे? चक्कर लगेंगे। समझो ना?
नियुक्ति करना आसान है, हटाना बहुत टफ है। बताओ ऐसा क्यों? ताकि अंकेक्षक की क्या बनी रहे? स्वतंत्रता। ये लोग कैसे हटाएंगे मुझे जब आप लोगों ने नियुक्त किया है? और अगर इनको हटाने का पावर दे दिया आपने तो मैं स्वतंत्र कहाँ रहा? मैं तो कुछ भी बोलूंगा ये मुझे हटा देंगे। पर शुरुआत इनके यहां से होगी। ये मुझे हटाना चाहते हैं तो बताओ ये कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां मिलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बोर्ड मीटिंग में। क्या पास करेंगे? बोर्ड प्रस्ताव, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। इन चारों ने कमेटी बनाई, बोले इस अंकेक्षक को हटाते हैं और आपस में तय कर लिया हटा दो। और मुझे सिकंदर क्या कहता है? सर बोर्ड रेजोल्यूशन रवानगी। महंगा सुन, तूने नियुक्त किया था मुझे, तू होता कौन है हटाने वाला? ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने से भी मेरे को नहीं हटा सकते। इनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन में। कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा बताओ? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार से अनुमति लानी पड़ेगी कि सीए को हटाना चाहते। क्या केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था क्या हमें? तो सरकार की परमिशन क्यों? सब मैंने शादी करी थी गांव वालों के सामने, तलाक गांव वालों के सामने दिला दो, कोर्ट में क्यों? सरकार इंटरफेयर करेगी जब भी अनुचित होता है। तो आपको किसकी परमिशन लानी पड़ेगी? केंद्र सरकार से अनुमति लानी पड़ेगी। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और यहां पे एक फॉर्म भरोगे, फॉर्म नंबर ADT 2, और साथ में क्या लगेगी? फीस। और सरकार से परमिशन लेके आओगे ना, सरकार कहेगी कि इसको हटा दो। अब सरकार ऐसे थोड़ी कह देगी, सारे मामले को देखेगी, समझेगी कि आखिर ऑडिटर को क्यों हटाना चाहते हैं। लेकिन साहब ये सिकंदर जो है ना, ये बड़ा ऊंचा खिलाड़ी है, केंद्र सरकार को तो जेब में रखता है। इन्होंने सरकार से भी मामला सेट कर लिया और परमिशन ले आए। और ये क्या कहता है? सर ADT 2 रवानगी, रवानगी ले लो यहां से। मैं क्या सुन रहे? नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी क्या? तो सरकार होती कौन है मुझे हटाने वाली? सर आपको केंद्र सरकार भी नहीं हटा सकती। बिल्कुल नहीं हटा सकती अंगद, ऐसे थोड़ी हटा देंगे। केंद्र सरकार से परमिशन लाने के बाद कितने दिन में? 60 दिन में। अब बुलाओगे किसको? मेरे अपनों को, जिन्होंने मुझे नियुक्त किया था। उनके सामने मैं अपने दुख दर्द तो रखूं। किसको बुलाओगे? मेंबर्स। कौन आएंगे बताओ? सदस्य। कहां पर? कहां पर बुलाऊं? AGM की EGM? AGM रातों रात थोड़ी आ जाती है, इमरजेंसी में बुलाई क्या आएगी? EGM। इनके सामने अब आपको क्या पास करवाना पड़ेगा मुझे हटाने के लिए? स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव। मेरे अगेंस्ट 3 गुना लोग होने चाहिए, तब हटाएंगे। और जबकि नियुक्त करने के लिए क्या पास करा था? साधारण प्रस्ताव। और हटाने के लिए क्या कर रहे हो? विशेष प्रस्ताव। बोलो समझ में आ रहा है क्या? सबके क्लियर है? ऐसे हटा दोगे आप? ये सारे लोग आ गए, क्या किसी मरने वाले को उसकी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? अरे अंग्रेजों के जमाने में पूछते थे। वो कौन था? एक बिस्मिल्लाह खान कौन था जो उसको फांसी पे चढ़ाया गया? वो काकोरी कांड करा था ना उसने, एक ने, एक कोई था, मेरी जीके थोड़ी कमजोरी है। तो साहब उससे पूछा गया फांसी पे चढ़ाते टाइम कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने मालूम क्या कहा था? कि ब्रिटिश साम्राज्य कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखे, ये मेरी आखिरी इच्छा है। फांसी पे भी ऐसे चढ़ रहा था। और आप ऑडिटर से नहीं पूछेंगे कि बता तेरी आखिरी रजा क्या है? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? हटाने के बाद या पहले? तो ये सारे लोग आ गए, इन्होंने कहा हाँ जी बोलो अब आपको क्या कहना है। तो मैंने ये कहा कि तुम लोग आ गए। आ गए तुम लोग? क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम लोग? मुझे हटाने के लिए। वेरी गुड। क्या तुमने सोचा? क्या तुमने सोचा तुम्हें किसने बुलाया? इन चोरों ने। इन चोरों ने तुम्हें बुलाया। मैंने इनकी चोरी पकड़ ली। तुम्हारे पैसों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे और ये मुझे हटाने के लिए तैयार हो गए। तुम भी आ गई। हटाने आए हो ना? हटाओ। मैं भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहा हूं? एग्जाम्पल है कि मैं भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहा हूं। मैंने इतनी बात कही और मैं कुर्सी पे बैठ गया।
बताओ मुझे बात कहने का मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? मैंने इतनी सी बात कही, ये दोनों तीनों में बहस उठ गई। बोला बहन मेरी बात सुन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इस एजीएम तक तो रहने देते, एजीएम में देखेंगे, बीच में क्यों उठाई? कानाफूसी शुरू हो गई और मेरे अगेंस्ट आधे से ज्यादा वोट ही पड़े, 3 गुना तो नहीं पड़े। बताओ मैं हट जाऊंगा क्या? तो मुझे हटाने से पहले ऑडिटर को किस चीज का मौका दिया जाएगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? WR। अंकेक्षक को लिखित में सुनवाई का मौका दिया जाएगा, लिखित में सुनवाई का मौका दिया जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ये पूरी प्रोसीजर है और एक धारा 140 की उपधारा एक क्या हो गई? कंप्लीट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबके क्लियर है? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अंकेक्षक को पद की समाप्ति से पूर्व हटाने के लिए अधिकृत कौन है? अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाने के लिए अधिकृत कौन है? ऑप्शन ए संचालक मंडल, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी सदस्य और ऑप्शन डी खुद अंकेक्षक। बताओ कौन है अधिकृत? सदस्य। खुद अंकेक्षक तो त्याग पत्र देगा ना, हटाएगा क्यों? बोलो समझ में आ रहा है सबके? तो ना तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा सकते हैं और ना ही सरकार हटा सकती है, हमें कौन हटाएंगे? सदस्य। दूसरा क्वेश्चन, अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाने के लिए क्या पारित करना आवश्यक है? क्या पारित करना आवश्यक है? बताओ। विशेष प्रस्ताव। तीसरा क्वेश्चन, अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति कौन से फॉर्म में ली जाएगी? समझ में आ रहा है? तो ऐसे छोटे छोटे कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बोलो कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो आज अपन इतना ही करते हैं। धारा 140 की उपधारा 1 भी क्या हो गई? कंप्लीट। कल आपको धारा 140 की उपधारा 4 और 5 दोनों करा देंगे और ये यहां तक का टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे।